हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आयुष उपाध्याय, स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2026 खत्म होते होते एक और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में। क्योंकि जिस हिसाब से जियो 2026 में जियोपॉलिटिकल टेंशन हम लोग को देखने को मिल रही है, तो एक और जियोपॉलिटिकल टेंशन निकल कर आ सकती है। क्योंकि सबसे सबसे सुनहरा समय है ये चाइना के पास कि वो ताइवान को अनेक्स कर सके। ऐसा ऐसा चाइना में बातें चल रही हैं। इस पे आर्टिकल्स निकले थे, तो क्यों ना इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। ठीक है ना? वो कैसी परिस्थिति बनी है, ये टेंशन क्या है, इसका ऐतिहासिक वर्णन करेंगे हम लोग। ऐसी कौन सी आर्थिक कारण है जिसकी वजह से आज चाइना ताइवान के ऊपर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। और और ये भारत कहाँ इस अपने आप को रखता है, भारत को क्यों ऐसा लगता है कि ताइवान बना रहे, जो बहुत जरूरी है एक आपका आर्थिक बैलेंस बनाने के लिए। आइए हम लोग सब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका हम लोग ऐतिहासिक कारण क्या है। देखिए, ये मेनलैंड चाइना आपको पता है, और ये है ताइवान है। ठीक है ना? इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग है। इसकी कैपिटल क्या है? ताइपे है। ये है ताइपे। ठीक है ना? इसका मेन नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है ना? ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों अपने आप को चाइना बोलते हैं। और वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी ये है, जो मेनलैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कहता है कि देश दुनिया भर में खाली एक ही चाइना है, और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जब भी किसी देश के साथ ये अपना संबंध बनाता है, सबसे पहले ये उनसे साइन करवाता है कि आप वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करिए, कि यही एक चाइना है, आप इसको चाइना नहीं मानेंगे। ठीक है ना? ये होती है वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, ये पूरा आपको मैंने बताया। अब आइए इसका ऐतिहासिक वर्णन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, 1600 1644 के आसपास यहाँ पे चिंग राजवंश की स्थापना होती है। फिर वो चिंग राजवंश 1700 के आसपास इस ताइवान टापू को अपने अंडर में कर लेता है। ठीक है ना? फिर बीच में जापान ने आक्रमण करके इस ताइवान को अपने अंडर में कर लिया था। बाद में फिर इस चिंग डायनेस्टी ने आक्रमण करके ताइवान को अपने अंडर कर लिया। तो ताइवान क्या है ना, कि इनके लिए हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा आपके प्रशांत महासागर जाने का रास्ता है। यहाँ पे ताइवान पासेस बना हुआ है। इनके साउथ चाइना सी जाने के लिए ताइवान बहुत अच्छा इनके लिए रूट है। ईस्ट चाइना सी जाने के लिए इनके पास ताइवान एक टापू है। अच्छा, यहाँ पर रिफ्यूलिंग हो सकती है जहाजों की। ठीक है ना? जापान पर कंट्रोल करने के लिए, साउथ कोरिया पर कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ से भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ताइवान की जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? साउथ चाइना सी में जाने के लिए, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए ये ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से, इसकी लोकेशन की वजह से ताइवान हमेशा से इन लोगों की नजर में रहा करता था टापू। ठीक है ना? फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जब राजशाही वंश हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पे चांग काई शेक के राष्ट्रपति के लीड में यहाँ पे एक पूंजीवादी सरकार बैठी थी। ठीक है ना? फिर क्या हुआ कि 1919 के आसपास जब यूएसएसआर में क्रांति हो गई, लेनिन ने जब क्रांति कर दी, जिसको कम्युनिस्ट क्रांति, सबसे पहली कम्युनिस्ट क्रांति मानी जाती है, उससे प्रभावित होकर यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा फैलना शुरू हो गई। यहाँ के किसानों को एकत्रित किया गया। इनके नेता निकल कर आए, माओ जेडोंग नाम आप सुने होंगे। माओ जेडोंग के नेतृत्व में यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर यहाँ पे क्रांति हुई। अब माओ जेडोंग के आधार पर 1949 में चाइना में घरेलू क्रांति हुई, जिसकी वजह से ये चांग काई शेक थे, ये भागकर अपने आप को ताइवान में शरण लिए। और तब से जो पूंजीवादी जो चाइना सरकार है, वो ताइवान में बैठी हुई है। और माओवादी के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाली जो सरकार थी, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से मेन चाइना लैंड, जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं, वहां पे आके बैठी रही। और तभी से आज तक भी ये चाइना अपना कम्युनिस्ट बना हुआ है, और ये ताइवान वाला चाइना जो है अपने आप को एक पूंजीवादी गवर्नमेंट मानता है। ठीक है ना? इसी वजह से, विचारधारा की वजह से, ये चाइना आपका यूएसएसआर की तरफ हमेशा झुका रहा है, और ये हमेशा यूएसए की तरफ झुका रहा है। ठीक है? ये आपका ऐतिहासिक कारण है इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। इन दोनों के बीच एक और कारण है, वो है आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण है रेयर अर्थ मेटल्स और सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब आपका सेमीकंडक्टर। देखिए, रेयर अर्थ मेटल सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टोटल कितने रेयर अर्थ मेटल्स हैं? आपके 18 टोटल रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ये पूछा जाता है, ये आप याद किए रहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज। तो रेयर अर्थ मेटल्स में चाइना पूरे वर्ल्ड में बादशाहत रखता है। ठीक है ना? और इसको टक्कर देने के लिए कोई देश पूरे वर्ल्ड में है, तो वो अपना ताइवान ही है। इसी वजह से दुनिया चाहता है कि जो ये चैन सप्लाई बनी हुई है, जो ये सप्लाई चेन बना हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना के काउंटर में ताइवान का रहना बहुत जरूरी है। और इसी को, रेयर अर्थ मेटल्स को पे एक तरफा राज करने के लिए चाइना चाहता है कि ताइवान को अनेक्स करके उसको अपने अंडर कर लिया जाए। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, कहने का सिस्टम ये है। देखिए, इनका ऐतिहासिक कारण तो है ही है ताइवान को अंडर करने का। आपको मैंने बता दिया कि शुरू से ताइवान इनको अंडर चाहिए था, चिंग वंश से ही। लेकिन अब इनके पास एक आर्थिक कारण भी है कि रेयर अर्थ मेटल्स की वजह से। और एक है आपका सेमीकंडक्टर यूनिट्स। क्यों?
क्योंकि इनकी जो ताइवान, कम से कम ताइवान की एक कंपनी है आपकी टीएमएससी। टीएमएससी जो इनकी कंपनी है, ये जो आपका सिलिकॉन बनाती है, चिप्स बनाती है, जो आप चिप्स नहीं देखते मोबाइल में, कैमरे में, एलसीडी में, टीवी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, कोई भी टेक्नोलॉजी आप कुछ भी कर रहे हो उसमें बिना आपके चिप्स के कोई काम नहीं होगा। मदरबोर्ड आप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो इस कंपनी का पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर सेक्टर में 70% तक, लगभग 70% तक इसका योगदान है। समझ लीजिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर में किसी एक कंपनी का 70% तक अगर किसी का आधिपत्य है तो वो टीएमएससी कंपनी है, वो ताइवान की है। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी वजह से, और क्योंकि इसके बाद सबसे ज्यादा किसके पास हथियार, किसके पास सेमीकंडक्टर यूनिट्स है, तो आपके पास चाइना के पास है। तो चाइना जानता है कि जब तक इसके पास सेमीकंडक्टर यूनिट्स है, ये इसके इकोनॉमी का आधार है। सेमीकंडक्टर यूनिट्स आप ये जाने रहिए, ताइवान का आधार है, इसी की वजह से इसको रोजगार मिलता है। और इसी सेमीकंडक्टर यूनिट्स पर अधिकार, मतलब कि एक प्रकार से एकदम से आधिपत्य होने के कारण ही पूरा वर्ल्ड इसको, ताइवान को बचाने के लिए आ सकता है। यूएसए इसी वजह से इसका साथ देता है। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास सेमीकंडक्टर का जितने भी आयात निर्यात करते हैं सब ताइवान से होता है। ठीक है, तो चाइना इसको अगर कर लिया नेक्स्ट, तो चाइना का पूरा अधिकार हो जाएगा। फिर यूएसए को लगेगा कि अब सेमीकंडक्टर यूनिट्स में उसका बोलबाला कम हो गया है। तो इसीलिए ताइवान के पास एक ऐसी इकोनॉमी पावर है जिसके लिए पूरे वर्ल्ड को आना पड़ेगा इसको बचाने के लिए। ठीक है ना, ये कारण है। और दूसरा क्या है कि इन्होंने ड्रोन का पूरा झुंड बना लिया है। यूएसए के साथ मिलकर ताइवान ने ड्रोन का पूरा झुंड बना लिया है। आते होंगे आप न्यूज में सुनते होंगे बार बार कि चाइना जो है कि अपने सारे जहाज, अपने शिप्स, अपने ड्रोन, अपने पनडुब्बियां सब इस ताइवान स्टेट में उतार दिया और ताइवान को पूरा घेर लिया है। तो इसके बदले ताइवान ने क्या किया, यूएसए के साथ मिलकर अपने पूरे चारों तरफ एक ड्रोन का पूरा झुंड बना लिया है ना, ड्रोन का झुंड बना लिया है। आप कहां से आक्रमण करोगे, ड्रोन सबसे पहले आपको ढूंढ के आक्रमण कर देगा। ये पूरा इन्होंने आर्थिक और आपका युद्ध दोनों स्तर पर इन्होंने तैयारियां कर ली है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों ऐसा समय है कि चाइना को लगता है कि इससे बेस्ट समय नहीं हो सकता ताइवान को हथियाने के लिए। क्योंकि चाइना हम जब भी मौका देखता है ताइवान को हथियाने के लिए तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, चाइना को पता है कि ताइवान को बचाने के लिए एक ही देश आ सकता है, वो है यूएसए। और इस समय यूएसए सबसे ज्यादा बिजी चल रहा है अपने मिडिल ईस्ट में। ईरान की वजह से वहां बिजी है इनकी सेना, और यूक्रेन में बिजी है रशिया की वजह से। तो यूएसए इस समय ना टू फ्रंट वॉर समझ लीजिए लड़ रहा है, और प्रॉक्सी वॉर उसकी चलती रहती है हर जगह इजराइल की वजह से। और चाइना वही सोच रहा है कि इससे बेस्ट समय नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय क्या है कि अपना ये जो अपना इंडिया है, इंडिया से भी कोई मतलब नहीं है, इसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही है, शांत बैठे हुए। उसको पता है कि इंडिया बचाने नहीं आएगा, और ताइवान को बचाने अगर कोई आएगा तो आएगा, वो सिर्फ एक ही देश आएगा, वो है यूएसए। और यूएसए इस समय दो जगह बिजी है, तो वो नहीं आ सकता। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा अगर कोई नेता बैठा होगा जो प्रो चाइना है, जहां तक लगता है वो शी जिनपिंग के खिलाफ खुल के बात नहीं करते, वो हमेशा प्रो चाइना ही बात करते हैं, आपने ये देखा होगा हर बार। तो उनको लगता है कि इससे सुनहरा मौका चाइना को नहीं मिल पाएगा, और 2026 होते होते अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई दे तो आप लोग अचंभित मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पूरा बैकग्राउंड क्या है। इससे बेस्ट समय चाइना को नहीं मिल पाएगा। ये बात ये गोल्डन वर्ड में हर न्यूज़पेपर में, हर आर्टिकल्स में, हर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहा है। ठीक है ना, आपको मैंने पूरी बातें इसमें क्लियर कर दी है कैसे क्या कारण है। और अगर अपने इंडिया की बात किया जाए कि इंडिया क्या कर रहा है, देखिए इंडिया अभी धोलेरा में, इंडिया अपनी 3 जगह अभी जो है महत्वपूर्ण 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स, क्योंकि इंडिया भी चाह रहा है कि सेमीकंडक्टर यूनिट्स में अपना भी योगदान हो, क्योंकि हमारे पास सबसे सस्ता लेबर है, अपने पास टेक्निक है, अपने पास जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक सुरक्षित सेना है। इस वजह से इंडिया ने क्या किया है कि यहाँ पे इन्हीं के टीएमएससी कंपनी के साथ मिलकर धोलेरा में एक पूरी सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई है, जो वर्क करना शुरू कर दी है। और अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स की न्यूज है, जाने रही है, यहाँ पे अभी साउथ में विशाखापट्टनम में क्या है, वो भारत देश ने अपने साउथ का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट्स लॉन्च किया है, और अपने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सेमीकंडक्टर यूनिट्स लग रही है। तो कहीं ना कहीं भारत भी सेमीकंडक्टर यूनिट्स में काम कर रहा है ताइवान के साथ मिलकर। ठीक है ना, स्वीडन की कंपनी के साथ मिलकर कर रहा है, ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर कर रहा है, कई देशों की कंपनियों के साथ मिलकर वो अपना यूनिट्स खोल रहा है। जरूरी नहीं है खाली ताइवान के साथ ही खोल रहा हो। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया भी इसमें आगे। और देखिए इंडिया क्यों चाहता है कि ताइवान बचा रहे, क्योंकि इंडिया जानता है कि अगर चाइना के साथ अगर इनकी टीएमएससी कंपनी अगर पूरी उनके अंडर में आ गई, 70% पूरा वो सेमीकंडक्टर का आयात निर्यात करता है, तो अगर सिर्फ चाइना के अंडर ये सारी चीज आ गई तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ भी
वो एक प्रकार से आर्थिक दंड के रूप में उसका उपयोग करेगा, उस पर सैंक्शंस लगाएगा, ठीक है ना। एक बार्गेनिंग चिप्स चाइना की बढ़ जाएगी। ये आप पूरी जियोपॉलिटिकल आप एनालिस्ट आप समझ लिए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा चाइना को ताइवान को हथियाने के लिए। उसका ऐतिहासिक कारण क्या है, उसका आर्थिक कारण क्या है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं सैनिक रूप में चाइना तो मजबूत है ताइवान से, ठीक है। ताइवान और चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ताइवान को अनेक्स करने में आएगा, वो है बीच में जो समुद्री सेना है, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर इसी पे इसने अपनी समुद्री सेना को मजबूत कर लिया, यहाँ पे ड्रोन बिछा दिए, ठीक है ना। P-8I विमान जो यूएसए का है, जो जिसको बोला जाता है ड्रोन हंटर, उसका अगर उपयोग कर लिए तो चाइना का जो पनडुब्बी उनके ड्रोन्स कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, और चाइना को पता है अगर ताइवान पर अधिकार हो गया तो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो सामान आते हैं उसमें भी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से वो सीधे से कंट्रोल कर सकता है। जब इनकी सेना यहाँ पे अच्छे से वर्क करने लगेगी, ये अच्छे से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। साउथ चाइना सी में इसकी पकड़, साउथ चाइना सी में जो इनकी 9 डैश लाइन इनकी जो पूरी वियतनाम होते जाती है, इस पे इनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज आप लोग जाने रही है। चलिए, वही एक महाशक्ति वैसे ताइवान की नई ड्रोन आर्मी, ड्रोन का पूरा झुंड, वही जो मैंने आपको बताया वही सब इस पूरी स्लाइड में है। असली लड़ाई किस चीज की है, 60 से 80% जो है ये सेमी कंडक्टर यूनिट्स की असली लड़ाई है, रेयर अर्थ मेटल्स की असली लड़ाई है। जो मैंने आपको बताया वही सब इस चीज में लिखा हुआ है। मैंने उस मैप से उनका जो आर्थिक ढाल क्या है, आर्थिक ढाल आपका सेमी कंडक्टर यूनिट्स, भौतिक ढाल क्या है, नेवी और मिसाइलों को रोकने के लिए लाखों ड्रोन्स और अभेद दीवार बना दी गई है, ठीक है ना। ये आपको मैंने बताया है वही चीज। और ये 110 मील का जो ताइवान स्टेट है ना, यही सबसे बड़ी कमजोरी है चाइना की, इसी को पार करने में इसको दिक्कत होगी, ठीक है ना। ये चीज है, यही चीज मैंने आपको बताया। 1644 में स्थापना हुई, 1895 में जापान ने अधिकार किया, 1945 में जो है विरोध होना शुरू हो गया। चांग काई शेक वर्ष माओ जेडोंग में लड़ाई हुई थी। ये सब पूरे आपका यूएसए क्या चाहता है कि चीन के प्रभुत्व को खत्म करना, ताइवान को ड्रोन और ड्रोन शील्ड उत्पन्न करवाना, यही सब जो आपको सब मैंने बताया, आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है ना। ग्लोबल चिप संकट ना आए, सप्लाई चेन ठप ना हो, इन्हीं सब को लेकर जो है विश्व अर्थव्यवस्था इस समय टिकी हुई। और अगर सेमीकंडक्टर यूनिट्स पर कोई अगर आंच आई, कोई दिक्कत हुई, लिटरली ये चीजें बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान महंगे हो सकते हैं, और इस समय पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही चल रही है। जो भी इंटरनेट चल रहा है, फाइबर कनेक्शन से जो नेट चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, पीसीज चल रहे हैं, सब कुछ आपका कनेक्ट आपका सेमीकंडक्टर यूनिट से ही हो रहा है। अगर उसकी सप्लाई में कहीं भी बाधा आई तो वर्ल्ड दुनिया ठप पड़ सकती है, ठीक है ना। ये आप जाने रही है, और आपको मैंने बता दिया, पूरा क्लियर हो गया। बताइएगा आपको कैसा लगा। भारत की दो दुविधा क्या, बैलेंसिंग करना है हमको, जो है ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स की भारी आवश्यकता है, और भारत वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करता है, क्योंकि भारत वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर चुका है नेहरू जी के समय से ही, ठीक है ना, कि हम लोग उसी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही मेन चाइना मानते हैं। ताइवान के साथ कई ट्रेड और कूटनीतिक डील्स जारी हैं। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर विवाद है, कहते नहीं पड़ोसी चाहे जितना भी बेकार हो, पर उनसे हम लोगों को बातचीत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की बॉर्डर टच होती है, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों को पता ही है। चीन की मोनोपॉली तोड़ने के लिए ताइवान बेहतरीन विकल्प, मैंने आपको बता दिया। रेयर अर्थ मेटल्स के लिए ताइवान विकल्प है ना। सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए ताइवान विकल्प है। जो आपका सिलिकॉन होता है वो आपका क्या है, सेमीकंडक्टर यूनिट्स ही है। सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही था लेक्चर आपका, बताइएगा कैसा लगा, और थैंक यू वेरी मच। दिस इज आशुपद, शाइनिंग ऑफ।